दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। आज बात होगी बिहार पर। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव पर। दोस्तों, बिहार में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो बिल्कुल विचित्र, अभूतपूर्व और चमत्कारिक हैं। ऐसा एसआईआर की वजह से हो रहा है। लोग हतप्रभ हैं, खुद पर विश्वास नहीं है। सब ये लग रहा है कि जैसे चमत्कार हो गया है कि एसआईआर की वजह से, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से जो वोट चोरी हुई है उसकी वजह से परिणाम है। और इतने हद तक प्रभावित हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगले साल जो बंगाल में चुनाव है उसमें हम बंगाल में बिल्कुल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं है, ये वोटों की डकैती है, हम यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन एक एक अलग अलग लड़ाई लड़के ये लोग क्या कर लेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि वोट चोरी जो की जा रही है चुनाव आयोग की सहमति से, सहभागिता से, वो तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है। तो जब सिस्टम ही इस चीज़ को कर रहा हो तो आपकी लड़ाई कैसे होनी चाहिए ये आपको खुद समझना होगा। विपक्ष कैसे लड़ेगा ये विपक्ष को खुद तय करना होगा। अब देखिए दोस्तों कि एक अजीबोगरीब हिस्सा है। अगर हम संख्याओं पे एक बार निगाह डालें कि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ती है और उसको 89 सीट्स पर जीत हासिल होती है। मतलब उसका स्ट्राइक रेट करीब करीब 88% का है, 88% का स्ट्राइक रेट। इसी तरह से जेडीयू 101 सीटों पर लड़ती है और 85 सीटों पर जीत हासिल करती है और उसका स्ट्राइक रेट 84% का है, 84% का। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें चिराग पासवान 28 सीटों में लड़ते हैं, उनकी एक सीट खारिज हो गई थी। 28 सीटों पर लड़ते हैं, उनको 19 सीटों पर जीत हासिल होती है। जो पिछले चुनाव में उनकी जीती गई सीटों की तुलना में आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक, कितने गुना आगे बढ़ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। और लगभग हर व्यक्ति जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है या चुनाव को प्रजातांत्रिक तरीके से कराए जाने पर विश्वास करता है, उसको ये लग रहा है कि पूरी तरह से बड़े पैमाने पर एक सिस्टमेटिक रिगिंग की गई है। और इस तरह का चुनाव कराया जाना प्रजातंत्र की वैल्यूज़ का एक खिलवाड़ है या उसका मजाक उड़ाए जाने जैसा है। और इस बार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सत्ता पक्ष का खुलकर मदद की है, जो किसी भी तरह से प्रजातांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि एसआईआर में कुल करीब 61 लाख वोट काटे गए हैं और 20 लाख वोट जोड़े गए हैं, बड़े ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बड़े ही शॉर्ट अंतराल पे, जो अपने आप में गलत है। इस पर विपक्ष ने बड़ी आपत्ति उठाई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये तो है ही। आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा ढुलमुल रवैया अपनाए रखा और चुनाव हो गया और निर्णय उस पर नहीं दिया। तो इसमें मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से चुनाव होते रहे, इलेक्शन कमीशन की तो बात ही छोड़ देते हैं, उसकी ईमानदारी बेईमानी की बात करना ही बेईमानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाता है? दिल्ली में कुत्तों की जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके ऊपर एक 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 विशेष रूप से सुनवाई हो सकती है। और प्रजातंत्र आपका खतरे में है। अगर आपको इसका संशय भी है, थोड़ा-सा आभास भी है, संदेह भी है, तो इस पर तो सुनवाई सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई गंभीरता से क्यों नहीं की और क्यों नहीं सुनवाई को खत्म किया? ये मेरा प्रश्न है। इसी में जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो केरल कांग्रेस ने एक बड़ा दिलचस्प और रोचक विश्लेषण किया। उसने 128 सीटों का विश्लेषण किया और 128 सीटों में ये पाया गया कि जितने वोट विधानसभाओं में काटे गए थे एसआईआर के दौरान, किसी विधानसभा में एसआईआर में जितने वोट काटे गए थे, उन विधानसभाओं में भाजपा का या सत्ता पक्ष का कैंडिडेट काटे गए वोटों से कम वोटों की मार्जिन से जीता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर वो एसआईआर में वोट नहीं काटे गए होते, तो यह मोटे-मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि वहाँ भाजपा या सत्ता पक्ष के विधायक नहीं जीते थे, विपक्ष का कोई विधायक जीतता। और इस तरह से ये जो रिज़ल्ट है बिहार का, जो जो अजीबो-गरीब रिज़ल्ट है, जो स्ट्राइक रेट भाजपा का या सत्ता पक्ष इतना इतना बढ़ा हुआ दिखता है, वो नहीं होता। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है दोस्तों। दूसरी चीज़ कि किस तरह से रिगिंग
कि चोरी पकड़ी जाती है। एक उदाहरण और है कि 6 ऐसे विधायक हैं जिनमें से सभी को 1,22,400 प्लस वोट मिले हैं। 1,22,400, 1,22,400। ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो गया? चांस हो गया कि 1,22,400 से कुछ 10, 20, 50 वोट ज़्यादा ही मिलेंगे। क्यों 1,22,000 की संख्या क्यों 6 लोगों में रिपीट हो रही है? इसलिए कि ये पहले से तय हो सकता है, ऐसा संदेह किया जा सकता है। क्योंकि इसमें हैं कौन से लोग? विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा को आप जानते हैं कि वहाँ उनका सड़क पे झगड़ा हो गया था और रास्ता रोक लिया था किसी दूसरे नेता ने, और विजय सिन्हा बड़ी अभद्र भाषा में उनसे बात करने लगे थे। ऐसे व्यक्ति को, और उनकी जो आपने चुनाव के दौरान इंटरव्यूज में देखा होगा कि विजय सिन्हा की क्या स्थिति थी। लोग कह रहे थे कि इनको वोट नहीं देंगे, ये चुनाव हारेंगे। इन्होंने कोई विकास का काम अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया है, लेकिन वो विजय सिन्हा विधायक का चुनाव 1,22,000 से जीत जाते हैं। तो ये बताता है कि ये जो चुनाव हुआ है वो कितना हास्यास्पद है और कितना एक तरह से प्रजातंत्र को धोखा देने वाला चुनाव है। ये आप भी इसका अंदाज़ा लगाएं और इसको समझने का प्रयास करें। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसको आप भी समझिए कि क्योंकि आप इसके हिस्सेदार हैं, आप इस देश के उतने ही मालिक हैं जितना कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। एक गांव का मड़ैया में रहने वाला छोटा सा गरीब आदमी भी, एक गरीब गुरबे का आदमी भी उतना ही इस देश के लिए का मालिक है जितना मालिक इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकता है। तो हमें इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि किसी दूसरे का चुनाव नहीं है, ये आपका और हमारा चुनाव है। दोस्तों, चुनाव आयोग को मैं क्यों कहता हूँ मिला हुआ है, हालांकि सब लोग कह रहे हैं, मैं कोई खास इसमें नहीं हूँ कहने वाला। चुनाव आयोग ने ये 10-10 हज़ार रुपये सरकार ने महिलाओं के खाते में डाले। 1.4 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले चुनाव से ठीक पहले, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं लगाई। मायावती की बनाई गई मूर्तियों पर चुनाव आयोग ने कहा कि इनको ढक दिया जाए क्योंकि इससे 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 वोटर प्रभावित होंगे, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये खाते में डालने से वोटर प्रभावित नहीं होते हैं। और यही नहीं, चुनाव होने के दौरान भी, उस दिन भी ऐसी खबर मिली है कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र होते रहे। तो यह चुनाव आयोग क्या करता रहा? क्या इस देश में कोई चुनाव आयोग है? अगर है तो कहाँ है? उसने चुप्पी क्यों साध ली? और अगर चुप्पी साध ली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे चुनाव आयोग की देश को ज़रूरत नहीं है। ऐसे चुनाव आयोग को, पूरे आयोग को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए बर्खास्त किया जाना चाहिए कि देश किसी चुनाव आयोग से बड़ा है। चुनाव आयोग के लोग देश से बड़े नहीं हो सकते। यह देश है तो चुनाव आयोग है, और इसलिए चुनाव आयोग अगर अपना काम नहीं कर रहा है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है, और उन 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 चीज़ों पर जिन पर रोक लगाई जानी चाहिए, पैसे का ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए, उन पर अगर वो चुप्पी साधे, कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है। और जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने का संविधान में प्रावधान है कि चुनाव आयोग केवल चुनाव फैसिलिटेट कराएगा, किसी की मदद नहीं करेगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा, बिहार में ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा है। और कुछ पत्रकारों ने तो यहाँ तक कमेंट किया कि यह लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच में नहीं थी, यह लड़ाई विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में थी, और चुनाव आयोग थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीत गया है। तो दोस्तों, ये लोगों की चिढ़, लोगों का गुस्सा और लोगों की चुनाव आयोग की ली जाने वाली हंसी मजाक को समझिए कि लोग चुनाव आयोग, इस देश में चुनाव आयोग को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। चुनाव आयोग को सीरियसली लिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा बर्ताव है चुनाव आयोग का, लोग सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है। चुनाव के दौरान भी मनी का ट्रांसफ़र होता रहा दोस्तों, और ये तो ठीक है, चुनाव ट्रांसफ़र होता रहा, पहले भी हम लोग बात कर चुके। एक और चीज़ उस दिन हुई जिस दिन मतगणना हो रही थी। गणना के दिन कुछ 4-5, जब भाजपा 90 प्लस थी, तो कुछ 4-5 सीटों पर जहां भाजपा दूसरे नंबर पर थी, वहां के सीटों की काउंटिंग स्लो कर दी गई या रोक दी गई। उसमें खासकर सहरसा का हो, रामगढ़ का हो, ढाका का हो, मखदूमपुर का हो और फारबिसगंज का हो, इन चुनावों को स्लो कर दिया गया। रात के 10 बजे तक इनके रिजल्ट नहीं आए। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ भाजपा सेकंड नंबर पे थी। तो क्या आप ये संदेश देना नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरह से प्रयास ये किया जा रहा है कि चूंकि भाजपा सेकंड नंबर पर है, जब इसलिए उसको फर्स्ट नंबर पर कर दिया जाए, जबकि कई कई बार की काउंटिंग हो चुकी है। यहाँ तो बात यह भी सुनने में आ रही है कि जब ये बात नीतीश कुमार को पता चली और उनको पता चला कि 4-5 सीटें भाजपा अपनी बढ़ाना चाहती है
और 4-5 सीटें बढ़ाने से अगर भाजपा के 95-96 सीटें मिल जाती हैं, तो चिराग पासवान से मिलके वो सीधे सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार को वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को कर दिया गया। तो नीतीश कुमार का शिंदेकरण न होने पाए, इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और इन सभी चुनाव को आनन-फानन में डिक्लेयर करवाया और इस तरह से भाजपा 89 पर आकर सिमट गई और नीतीश कुमार 85 पर बने रहे। इससे ये अर्थ पता चलता है दोस्तों, स्पष्ट हो रहा है कि ये चुनाव एक डिक्टेटोरियल माहौल में किया गया है, एक अधिनायकवादी माहौल में किया गया है। अधिनायकवादी क्यों? अधिनायकवाद अब देखिए पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष की अधिनायकवादिता बड़ी मुखर होकर सामने आ रही है। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री को चुनाव के पहले अरेस्ट कर लेना। भाई प्रजातंत्र है, आपने 1947 में जो आज़ादी पाई थी, इसी के लिए पाई थी कि आप एक पब्लिक फिगर को जो लोगों के बीच में चुनाव लड़कर आया है, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या आप तो वही एक ऐसा उदाहरण सेट कर रहे हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकता है? कल को मान लीजिए कि आप नहीं रहेंगे सत्ता में, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्रियों को, आपके लोग मंत्रियों को जो विपक्ष की पार्टी है वो गिरफ्तार कर ले? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी करना सही नहीं होगा और आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। पहले आपको रोक लगानी चाहिए क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया जाना, आप बताइए अगर आप किसी पार्टी का खाता सीज कर देते हैं तो आप क्या चाहते हो, पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? जब पैसा नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? तब जबकि आप अपनी पार्टी के लिए अरबों रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लेते हैं, तो अपने लिए तो कोई छूट नहीं, अपने लिए तो कोई नियम नहीं है और दूसरे की पार्टी का आप खाता सीज कर देते हैं। तो ये आपको लग सकता है कि आप खुशी से हँस सकते हैं, लेकिन जब चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा, जब हम और आप कोई नहीं होगा और तब जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इन चीज़ों को दोस्तों बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा और किन-किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छे शब्द तो कभी नहीं लिखे जाएँगे। इसलिए सत्ता पक्ष को हमेशा सावधान होना चाहिए। एक बड़प्पन का वो एक उदाहरण पेश करना चाहिए। कुछ चीज़ें खुद बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि विपक्ष बर्दाश्त करता रहे, हार भी बर्दाश्त करे और उनको जेल में भेजना भी बर्दाश्त करे, उनके खाते में सीज करना बर्दाश्त करे, हम बस जीतते रहें। तो ये दोस्तों ये चीज़ ठीक नहीं है। ये एटीट्यूड, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एटीट्यूड पूरी तरह अधिनायकवादी है और भारत का प्रजातंत्र अगर अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ठीक नहीं है। आप समझिए कि ठीक नहीं है। भारत हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो आज हो रहा है, वो ठीक नहीं है। चुनाव जीतने के बाद माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है कि महागठबंधन टूट जाए। इसलिए सीधे-सीधे राहुल गांधी को ज़िम्मेदार ठहरा दो। अब बताइए कि राहुल गांधी कैसे ज़िम्मेदार हैं? राहुल गांधी ने ही बिहार में माहौल तैयार किया है। राहुल गांधी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 सीटें जीत गए हैं। आरजेडी तो 141 सीटों पर लड़ी है, 25 सीट केवल जीत पाई। आरजेडी के वोट भी एसआईआर के कारण कट गए, कांग्रेस के भी कट गए, कम्युनिस्ट पार्टी के कट गए। कम्युनिस्ट पार्टी के वोट कैसे कट गए? वो तो वैसी कैडर बेस्ड पार्टी है जैसे एक भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जो लोग भाजपा को वोट देते हैं, वो हमेशा देते हैं। ऐसे जो कम्युनिस्टों को वोट देते हैं, हमेशा देते हैं। उनके वोट कैसे कट गए? जिनके पिछली विधानसभा में लगभग 16 सीटें थीं, आज उसके पास 3 सीटें हैं। तो क्या ये नहीं दर्शाता है कि पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? विपक्ष ही खत्म हो जाए, कांग्रेस खत्म कर दो, राजद खत्म कर दो, छोटी पार्टियां सब स्टेट्स की खत्म कर दो, कम्युनिस्टों को खत्म कर दो, फिर अपने ही लूटो, अपने ही राज करो। तो ये कोई संकेत अच्छे नहीं भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए संकेत अच्छे नहीं है। सत्ता पक्ष को चाहिए कि समय है, समय रहते प्रजातंत्र को खाद पानी दे, प्रजातंत्र को बढ़ाए, विपक्षी पार्टियों को बराबर का मौका दे और उसके बाद चुनाव करे। हार या जीत तो प्रजातंत्र में लगी रहती है। इस देश में प्रजातंत्र की गहरी जड़ें थीं, तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकी। आप कल्पना करिए कि आप जैसे ही अड़ंगे अगर कांग्रेस पार्टी लगाती, आप जैसे ही हथकंडे अगर कांग्रेस पार्टी यूज़ की होती, तो क्या आप सत्ता में आ पाते? आपको कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि उसने प्रजातंत्र को इस हद तक बचाए रखा कि उसी के खिलाफ चुनाव लड़कर आप जीत कर आ गए। अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसे एसआईआर जैसे हथकंडे अपनाए होते,
पार्टियों के आपकी पार्टी के खाते सीज कर दिए होते, आपके मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया होता, तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ पाते। इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए और फिर आपको अगर सत्ता में आना है, तो आपको प्रजातंत्र को लाना होगा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियाँ कोई गलती करेंगी, तो फिर जनता आपको लाएगी। आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, न कि एक ही बार में सब कुछ। आप चाह रहे हैं कि आप ही बस सत्ता में रहेंगे। मुर्गी का अंडे से फाड़ करके उसका सोने का अंडा निकाल लो, मतलब आप ही सत्ता में रह जाएं, अब कोई दूसरा ना आने पाए। तो ऐसा नहीं होता है। और प्रजातंत्र में, देश के इतिहास में, राजनीति में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। जिन लोगों ने अधिनायकवाद के रास्ते चलकर देश की सत्ता, अपने अपने देश की सत्ता हथियानी चाहिए है, वो कभी सफल नहीं हुए। चाहे वो नाजीज रहे हों, चाहे फासिस्ट रहे हों, चाहे मुसोलिनी रहे हों, चाहे हिटलर रहे हों, इनसे बड़े तो अधिनायकवादी कोई नहीं हुए। लेकिन ये भी एक दिन इनको जाना पड़ा। चाहे वो चाउसेस्क्यू रहे हों यूगोस्लाविया के, कोई भी नहीं टिक पाता, क्योंकि जनता कुछ दिन तक टॉलरेट करती है, आपको देखती रहती है। आप अधिनायकवादी इसलिए बन पाते हैं कि जनता आपसे प्यार करती थी पहले, और आपने जनता के उस प्यार का दुरुपयोग किया है अपनी लालच को बचाने के लिए, अपनी लालच को के बस बसीभूत होकर सत्ता पर हमेशा बने रहने के लिए आप एक ऐसा कृत्य करते हैं कि फिर वही जनता आपके खिलाफ हो जाती है। तो आप राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी की वजह से चुनाव हार गए बिहार का। ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को वो राहुल से जैसे हर हर बात में उनको राहुल राहुल याद आता है। ऐसा लगता है कि रात में सपने में भी राहुल गांधी आते होंगे। ये ऐसा क्यों है? अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप जानेंगे कि यह बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के अंदर राहुल गांधी का डर छुपा हुआ है कि राहुल गांधी एक ईमानदार आदमी है, और बेईमान लोग अगर किसी से डरते हैं, देखिए बेईमान लोग या गलत काम करने वाले कभी बेईमानों से या गलत काम करने वालों से नहीं डरते। वो डरते हैं तो सिर्फ ईमानदारों से, और जानते हैं कि राहुल गांधी ईमानदार है, और उसकी ईमानदारी से इनको डर है कि अगर वो सत्ता में आ गया तो क्या होगा। ये डर, इस डर की वजह से ही वो चाहते हैं कि राहुल गांधी खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी हैं कि उनको 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 इनके हथकंडों से लड़ने बखूबी आ गया है। और राहुल गांधी को पहले इन्होंने पप्पू बनाया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके वो पप्पू नहीं बने। फिर इनको अयोग्य ठहरा दिया, पढ़े लिखे नहीं हैं। पता चला कि राहुल गांधी तो एमफिल हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, एक बहुत जानकार आदमी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकॉनमी हो। उतना पढ़ा लिखा नेता तो भाजपा में कोई है ही नहीं, उतना जानकार नेता कोई है ही नहीं। इसके बावजूद वो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद वो आदमी इस देश के गरीबों के दिल में रह रहा है। ये बात खटक रही है भाजपा को, ये बात खटक रही है नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएं। राहुल गांधी का राजनीति में रहना भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये पार्टी ही समाप्त हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी। अरे आप इतनी बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हैं, और आपका कमेंट है कांग्रेस टूट जाएगी। आपका कमेंट बिहार की जो जीत पर नहीं है। आप कांग्रेस के बुरे दिन और उसके टूट जाने का भगवान से मिन्नतें मान रहे हैं। कांग्रेस कभी नहीं टूटेगी। ऐसे बहुत से लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ऐसे नहीं टूटती है। कांग्रेस का बेस आज भी आपसे बड़ा है। कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ दी होंगी, लेकिन आज भी वो दिल से कांग्रेसी ही होंगे। ऐसा माहौल बन गया है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया होगा। तो कांग्रेस ऐसे नहीं टूटेगी, क्योंकि उसका कारण भी है। कांग्रेस जन जन से जुड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने आपको परेशान नहीं किया, कांग्रेस ने किसी विपक्षी दल को परेशान नहीं किया। परेशान नहीं मतलब किस सेंस में, जैसे भाजपा आजकल परेशान करी विपक्षी दलों, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बिहार किससे हो, चाहे चाहे वो दूसरे राज्यों की सरकारें हों जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। तो इस इतनी परेशानी कांग्रेस नहीं की, और लोगों को ये चीज़ याद है। उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन में दरार पैदा करने के लिए तेजस्वी यादव के परिवार को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य उनके घर से अलग हो गई, तो उसको बिल्कुल लाइमलाइट में लाया जा रहा है, बिल्कुल प्राइम टाइम पे दिखाया जा रहा है, टीवी चैनलें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अरे भाई, लालू यादव के परिवार में कोई घटना घटित है पारिवारिक, तो उससे कोई मतलब नहीं हमें। हर परिवार में होता है। ऐसा कौन सा परिवार जहाँ घटना नहीं होती है?
रोहिणी आचार्य अगर अपने भाई के लिए कुछ कहती हैं तो एक तो रोहिणी आचार्य को नहीं कहना चाहिए ऐसा। एक समय जब परिवार सदमे में है, तो उसमें परिवार का साथ दिया जाता है, न कि उस परिवार को आप उसी में उसका लाभ उठा रही हैं। तो मैं रोहिणी आचार्य से जो भी सहानुभूति रखूं, लेकिन मैं उनके इस कदम से कोई सहानुभूति नहीं रखता हूं। उनको ये परिवार का अपना झगड़ा लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव के साथ बैठ के माता जी के साथ बैठ के निपटाना था, न कि उन्हें पब्लिक में इस तरह से मड सिंगिंग करनी थी। लेकिन भाजपा उसका मजाक उड़ा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात बार बार लगती है कि जब आपके दिन बिगड़ेंगे तब क्या होगा। तो आपको उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अति नहीं करनी चाहिए। और मेरे दृष्टिकोण से भाजपा ने अब अति कर दी है और ये अति ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अब भाजपा की इस अति से एक फायदा हुआ है कि विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। अब विपक्ष ने समझ लिया है कि हमारे एक हुए बगैर हम इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम के साथ इनके पास सिस्टम है, इनके पास अकूत पैसा है, इनके पास लड़ने का सिस्टम एक एक संगठन भी है। क्योंकि ये तो मानना होगा कि भाजपा एक बहुत संगठित पार्टी है और इसके पीछे आरएसएस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत रोबस्ट है। बहुत मैं इसके लिए भाजपा और आरएसएस की तारीफ करूंगा कि इनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत मजबूत है और विपक्षी पार्टियों को उसे सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भागवत जी से संपर्क करके उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आप अपना संगठन कैसे इतना मजबूत रख सकते हैं। विपक्षी पार्टियों को ये चीज़ भाजपा से सीखने लायक है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे कोई भी संगठन हो। लेकिन उस संगठन का, इस अच्छी शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है भाजपा में, वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है दोस्तों। सत्ता पक्ष को इसीलिए हमेशा संभल कर रहना चाहिए कि जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो कम से कम ऐसा तो बर्ताव करें कि लोग उनको हेय दृष्टि से न देखें। और इसलिए मेरा मैं तो चाहूँगा दोस्तों कि चुनाव आयोग मैं भाजपा का भी उतना दोष नहीं मानता। अगर चुनाव आयोग सही होता तो भाजपा क्या कर लेती? कुछ नहीं कर पाती। इसी देश में चुनाव आयोग और दूसरे रहे हैं जिन्होंने कि छोटी-छोटी बातों पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। वो चाहे मायावती के ज़माने में रहा हो, चाहे दूसरी सरकारों के ज़माने में रहा है, बड़ा कड़ा रुख अपनाया रहा है चुनाव आयोग ने। एक बात मुझे याद है कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री थीं, चुनाव आने वाला था, तो चुनाव के 4 महीने पहले ही 3 या 4 महीने पहले ही आचार संहिता लगा दी गई। तो जब ये होता है, तो आज चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? चुनाव आयोग इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? और अगर चुनाव आयोग ये एक तो ये चुनाव आयोग नहीं है क्योंकि इसका सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। एक सत्ता पक्ष ने अपने चुनाव आयुक्तों को रख दिया, तो ये चुनाव आयोग मैं इसे संवैधानिक नहीं मानता। ये एक असंवैधानिक चुनाव आयोग है और इसलिए इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्त किया जाकर बिहार में फिर से प्रजातांत्रिक चुनाव कराए जाने चाहिए, जिससे कि बिहार की जनता जो लुटी हुई सी महसूस कर रही है, उसको ये पता चले कि सही चुनाव क्या है। आप इस तरह के चुनाव कराने से आप आम जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? आप बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि चुनाव जो आपके कैंडिडेट हैं, वो सही में जीते कैंडिडेट नहीं हैं और जनता इसको समझ गई है। उसको अब बात समझ में आ गई है। बिहार की जनता इस बात को समझने लगी है और हम समझते हैं कि बिहार की जनता अगर नहीं समझे, तो सत्ता पक्ष, विपक्ष की जवाबदारी है कि जनता को समझाए कि सही प्रजातांत्रिक चुनाव कैसे होता है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मेरी राय है कि ये चुनाव ठीक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है, संवैधानिक ढंग से नहीं किया गया है। इसलिए इस चुनाव की जगह एक नया फ्रेश चुनाव, फ्रेश नए इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कराया जाना चाहिए। आपको कैसी लगी? कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि बुरी इसलिए लग रही होगी कि आप किसी किसी विचारधारा से जुड़े होंगे। मेरी कोई विचारधारा नहीं, मैं यहाँ ये बात किसी विचारधारा के तहत नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए मेरी विचारधारा मेरा देश है। मैं भारत को देख रहा हूँ कि भारत कहाँ जा रहा है। जिस देश की आज़ादी के लिए हमने अपनी जानें गँवाई हैं, वो देश कहाँ जा रहा है? क्या आज का दिन देखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी? क्या लोग फांसी के फंदों में चले गए थे यह देखने के लिए कि एक चुनाव आयोग आएगा और अपनी ड्यूटी नहीं करेगा? शायद नहीं। इसलिए आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि ये जो विचार हैं, ये जो वीडियो में बात मैं कह रहा हूँ, ये भारत देश को कहाँ लेकर जा रही है। कोई पार्टी जीते, कोई पार्टी हारे, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी आया जाए, लेकिन भारत देश रहना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति भारत से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भारत को अगर जोड़े रखना है, तो सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है भारत को जोड़े रखने का, भारत को विकसित करने का, और वो फ़ॉर्मूला है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र।
इसलिए प्रजातंत्र को बचाना हमारी आपकी सबकी जवाबदारी है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपसे ही उम्मीद है। थैंक यू सो मच।